कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण केदार सम्मान से सम्मानित कवि अष्टभुजा शुक्ल आज हमारे साथ हैं। शोधार्थियों, आज मैं उनकी बेहतरीन 5 कविताओं का पाठ करूंगी आपके समक्ष और उन कविताओं पर थोड़ी सी अपनी अक्ल, अपनी हैसियत, अपनी समझ भर थोड़ी सी बातचीत आपसे करूंगी। अष्टभुजा शुक्ल हमारे समय और समाज के ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जो अपने व्यवहार में भी वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वे लेखन में हैं। यानी उनकी कविताओं में और उनके जीवन में, उनकी रचनाओं में और उनके बोल व्यवहार में, बर्ताव में, आचरण में कोई फाक नहीं है, एक सम है। रचनाकार के रूप में भी और सामाजिक चिंतक के रूप में भी, और व्यक्ति अपने निजी व्यक्तित्व में, अपनी निजता में भी अष्टभुजा शुक्ल कोई फैब्रिकेशन नहीं रखते। उनकी दृष्टि में कविता राजनीति का भी प्रतिपक्ष निर्मित करती जाती है। साहित्य को भी वो समय और समाज के परिवर्तन के लिए हथियार जैसा इस्तेमाल भी करते हैं, अपनी कविता को औजार जैसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, वे नारे और पोस्टर नहीं बनने देते कविता को, लेकिन कविता को आंदोलन धर्मी जरूर बनाते हैं। इसीलिए अगर वर्चस्व की राजनीति भ्रमित हो रही है, भटक रही है, तो अष्टभुजा शुक्ल बड़े साहस, बड़ी निर्भीकता से उसके पैरेलल खड़े होते हैं, उसके प्रतिपक्ष में खड़े होते हैं और अपनी कविता को भी धारदार बनाकर लगातार उस पर वार करते हैं। सत्ता की क्रूरता पर, वर्चस्व की क्रूरता पर और राजनीतिक कुटिलता पर, ये जो पर्यावरण में प्रदूषण के रूप में व्याप्त है, उस सारी चीज़ों को अष्टभुजा शुक्ल बहुत अच्छे से भांप लेते हैं। साहित्य की राजनीति, एक राजनीति वो है साथियों जो बाहर पसरी है, जिससे आम जन और हम सब इस लोकतंत्र में, जनतंत्र में हम सब प्रभावित हो रहे हैं। एक राजनीति साहित्य की राजनीति भी होती है। साहित्य की राजनीति साहित्य को परिमित और कभी कभी तो दिग्भ्रमित करती है। यहाँ भी बड़े बड़े खो हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे गुटबंदियां हैं, जुगलबंदियां हैं और बहुत सारे, क्या कह सकती हूँ मैं, स्वार्थ समूह हैं, हित समूह बहुत सारी इस राजनीति, साहित्यिक राजनीति में भी पसरी हुई है। यहाँ भी खेमेबाजी है बाकायदा। अब आप शोधार्थी, आप विद्यार्थी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरे विद्यार्थी जीवन में मैं इतना समझ नहीं रखती थी, लेकिन आज के समय को आपकी आंखें और बेहतर तरीके से देख पा रही हैं, जो मैं अपने विद्यार्थी जीवन में नहीं देख पा रही थी। राजनीति, क्योंकि राजनीति किस तरह भटकाती है और उसमें भी साहित्य में जो राजनीति की जा रही है उसको साफ साफ देखने की नियत, और क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का केंद्रीय विषय वस्तु है, आमजन, उसके साथ जो राजनीति हो रही है, कम से कम उसे ये इतनी राजनीति तो आए, इतनी समझ तो हो कि उसके साथ जो राजनीति हो रही वह उसे समझ पाए और उसका प्रतिकार कर सके, विरोध कर सके। क्योंकि राजनीति व्यवस्थागत संरचना है ना, और राजनीति का सपना और साहित्य का सपना अलग अलग हैं। ये बल्कि विलोम शब्द हैं। साहित्य का सपना ऊपर उठाता है, उन्मुक्त करता है। साहित्य का सपना विराट है और उदार बनाता है, आपको समजीवी बनाता है, समदृष्टा बनाता है। जबकि आप जानते हैं कि राजनीति का सपना आपको वर्चस्व, आपको प्रतिस्पर्धा, और हर बार अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है और आपको तोड़ता है, छिन्न भिन्न करता है, अलग करता है, खंडित करता है। तो क्योंकि राजनीति हमेशा सत्ता के पक्ष में खड़ी होती है। शोधार्थियों, थोड़ा सा विस्तार इसलिए दे रही हूँ, और अष्टभुजा शुक्ल मुझे पसंद भी इसी कारण से हैं कि उनकी जो कविताओं में राजनीतिक समझ मुझे मिलती है, उससे मैं अपने कवि को आज ये कविताएं समर्पित कर रही हूँ। उसी समझ को लेकर
आपके भीतर भी वो तर्क रोपना चाहती हूँ। क्या कि राजनीति हमेशा सत्ता के पक्ष में होती है, शासक के पक्ष में होती है, वर्चस्व के पक्ष में होती है, ताकतवर के पक्ष में होती है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा जिसके पास है, राजनीति उसकी होती है। व्यवस्था की पोषक पालक होती है ना, और इसीलिए क्रूर होती है। और साहित्य, हम धुनी लोग, हम क्या कह सकते हैं, बिलास बिंदास लोग, जो साहित्य के पूजा भक्ति में लगे हुए हैं, साहित्य की सेवा में जो हम लोग लगे हुए हैं, हम बड़े आजाद ख्याल होते हैं, हम बड़े उन्मुक्त स्वभाव के होते हैं। हम कहीं बंध कर, जकड़ कर, कस कर किसी अनुशासन में, किसी शासन में नहीं रहना चाहते। साहित्य आजाद ख्याल और मुक्तिकामी है। इसीलिए मैंने कहा ना कि दोनों विलोम हैं। राजनीति बार बार अंकुश लगाएगी, राजनीति बार बार जकड़ेगी आपको। राजनीति भी सपना देखना सिखाती है, लेकिन कैसे सपने? दूसरों को हराकर, तोड़कर, गिराकर उठते जाने की, वर्चस्व की लड़ाई में प्रतिस्पर्धी होकर श्रेष्ठ पर बैठ जाने की, श्रेष्ठ स्थिति हासिल कर लेने की, और औरों की न सोचकर, औरों को काट कर खुद को बनाने की। तो जो सत्ता के साथ होगा, शासक के साथ होगा, शोषक के साथ होगा, वो क्रूर और कुटिल होगा। तो वो बार बार अंकुश लगाती है। साहित्य की बगिया और साहित्य के लोग स्वच्छंद खुद भी होते हैं, मन मिजाज मस्त मौला, और दूसरों को भी। देखिए, आप साहित्य जब जब पढ़ते हैं, कविता में जब जब रमते हैं, उन्मुक्त होते जाते हैं, हल्के होते जाते हैं, और अब भीतर का सारा भारीपन खत्म हो जाता है और लगता है कि आप उड़ान भर रहे हैं। ये उड़ान भरना ही तो साहित्य ने दिया आपको। तो साहित्य आपको स्वच्छंद बनाता है, उच्छृंखल नहीं, स्वच्छंद। स्वानुशासन चलता है। आप किसी के अनुशासन पे नहीं होते, और किसी की शासन को तो मानते ही नहीं, रद्द करते, प्रतिरोध करना सिखाता है साहित्य। आज कविता के सामने जितनी बड़ी चुनौतियां दिखाई देती हैं, उन सब का जवाब हमारे प्रिय कवि अष्टभुजा शुक्ल के पास है। चुनिंदा 5 कविताएं, समय कम होता है इस जरिया से, तो बहुत सारी बात तो नहीं हो पाती, लेकिन मैं वो 5 कविताएं जरूर आपके सामने पढ़ूंगी। अपनी पसंद की 5 कविताएं देखिए, सुनिए। पहली कविता। प्रेमी जीव हूं मैं, प्रेमी जीव हूं मैं, जबकि दुनिया प्रेम की ही विरोधी है। बहुत तस्कर हैं प्रेम के, तस्कर, बहुत तस्कर हैं प्रेम के, और बहुत हैं खरीदार। पावर, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, मैंने कहा। कौन सा बैंक अपने लॉकर में रखेगा इसे? समुद्र में डाल दूं तो मैं ही कैसे निकालूंगा बाद में? किसी तारे में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दूं, कल कैसे खोज पाऊंगा मैं ही? कल कैसे खोज पाऊंगा मैं ही आसमान देखकर? एक दिन तो प्रेम मधु से निकलकर चुपचाप मिट्टी के तेल में बैठा मिला। एक दिन चांदनी में किसी पादप की छाया देखकर भ्रम हो गया मुझे कि सो रहा है प्रेम। कुछ दिनों के लिए उसे रख दिया था तुम्हारी आंखों में, कुछ दिनों के लिए उसे रख दिया था तुम्हारी आंखों में, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी हथेलियों में, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी हथेलियों में रख दिया था उसे, कुछ दिनों के लिए बिछा दिया था प्रेम को पलंग की तरह, जिसकी गुड़वारी मैं था और मुड़वारी तुम। आह, अद्भुत पंक्तियां हैं। इससे बड़ा समर्पण और इससे बड़ा क्या हो सकता है? आत्मोत्सर्ग। जो उत्सर्ग की भावना रखेगा, प्रेमी पात्र होने का अधिकारी वही है, प्रेम पात्र होने का अधिकारी वही है। साथियों, कह रहे हैं कुछ दिनों के लिए उसे रख दिया था तुम्हारी आंखों में, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी हथेलियों में रख दिया था उसे, कुछ दिनों के लिए बिछा दिया था प्रेम को पलंग की तरह, जिसके गुड़वारी मैं था और मुड़वारी तुम। जब निकाल दिया तुमने अपने यहां से प्रेम को,
जब निकाल दिया तुमने अपने यहाँ से प्रेम को, वह मुझसे मिला जिसे निकाल दिया गया आदमी। मैं उसे अपने साथ लाया, उसके हाथ पैर धुलवाए, उसे जलपान कराया, बहलाया, सहलाया। बहुत दिनों बाद उसे अपने अंतर जगत का कोना कोना दिखलाया। अपने साथ रहते रहते जब कुछ कुछ ऊबने लगा प्रेम, अपने साथ रहते रहते जब कुछ कुछ ऊबने लगा प्रेम, बालू भरी बाल्टियों की तरह जगह जगह रख दिया नफरत की आग बुझाने के लिए। बालू भरी बाल्टियों में जगह जगह रख दिया नफरत की आग बुझाने के लिए। आग बुझाते बुझाते एक दिन वह स्वयं झुलसा हुआ आया, दोनों पहिए पंचर साइकिल की तरह लड़खड़ाता। प्रेम कितना बढ़िया सिंबल, प्रतीक दे रहे हैं अष्टभुजा। आग बुझाते बुझाते एक दिन वह स्वयं झुलसा हुआ आया, दोनों पहिए पंचर साइकिल की तरह लड़खड़ाता। उसी दिन से मैंने कहीं नहीं जाने दिया अन्यत्र, उसी दिन से मैंने कहीं नहीं जाने दिया अन्यत्र। अपने प्रेम को शब्दों में रखकर हो गया निश्चिंत, और उसके लिए कविता से आदर्श और अच्छी कोई दूसरी जगह नहीं थी। प्रेम के लिए और उसके लिए कविता से आदर्श और अच्छी जगह दूसरी कोई नहीं थी। साथियों, ये कविता प्रेम को क्या कह सकते हैं, यहाँ वहाँ सब जहाँ छुपते छुपाते रखते संभालते सहेजते अष्टभुजा सोचे जा रहे हैं कि ये कहाँ बचेगा, ये कहाँ थम जाएगा, कहाँ रहेगा और विकास पाएगा, उन्नति करेगा। ये प्रेम अपने पूरे रूप में, पूरेपन में कहाँ सुरक्षित रहेगा, और सारी कोशिशें कर डालते हैं। यहाँ वहाँ आकाश, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हथेलियाँ, तुम्हारे मन के भीतर, और उसके बाद सर्वस्व त्याग में, निश्चल समर्पण में, सब जगह प्रेम को उन्होंने सौंपा। और उसके बाद उन्हें लगा कि इसे कोई संभाल नहीं पा रहा, यहाँ तक कि उसे बचाए रखा कि प्रलय के दिन में जब पूरी मानवता झुलस रही होगी, संवेदनाएं मिट रही होंगी, मर रही होंगी, दम तोड़ रही होंगी, सब कुछ जलकर खाक हो रहा होगा, उसमें बालू की बाल्टियों में प्रेम को बचा बचा कर रखूंगा कि सब कुछ बचाया जा सके। आग पर बालू फेंक कर हम रक्षा करते हैं, जलने से चीजों को बचाते हैं, पर वो तो खुद झुलस कर लौट कर आ गया। बाहर की क्रूरता, कुटिलता, बाहर की हिंसा, बाहर का क्रोध, गुस्सा, प्रेम सह नहीं पाया। तो अष्टभुजा शुक्ल ने सोचा कि अब प्रेम को मैं कविताओं में सुरक्षित करता हूँ, यहीं बची रहेंगी, यहीं ये आदि अंत तक, अनंत तक सुरक्षित रहेंगी। और वे आज बची हुई थी, तभी तो हम तक, आप तक पहुंच रही हैं। बहुत खूब। अगली कविता, इस कविता में एक रिदम है जो पहचान है अष्टभुजा शुक्ल की, बल्कि मैं चाहती थी कि उनकी रिदमिक कुछ कविताओं को उस तरह से पढ़ूं, फिर कभी वो अवसर आएगा। आज इस कविता को हम लेते हैं। जनता मरे मिटे या डूबे, इनने ख्याति कमाई। जनता मरे मिटे या डूबे, इनने ख्याति कमाई। शब्दों का माठा मथ मथ कर कविता को खट्टाते, और प्रशंसा के मक्खन कवि चाट चाट बह जाते। सोख रही गहरी मुश्किलें, दाढ़ हो रहा पानी, गेहूं के पौधे मुरझाते, अध बीज जवानी। बचा खुचा भी चर लेते हैं, बचा खुचा भी चर लेते हैं, नील गाय के झुंड, ऊपर से हगनी मुतनी में खेत बन गए कुंड। कोहरे में रोता है सूरज केवल आंसू आंसू, कविजन उसे रक्त कह कह कर लिखते कविता धांसू। बाली सरक रही सपने में, बाली सरक रही सपने में है बहोर के नीचे, लगे गुदगुदी मानो हमने रति की चोली भींचे। जागो तो सिर धुन पछताओ, हाय हाय कर चीखो, अष्टभुजा पद क्यों करते हो, कविता करना सीखो। जागो तो सिर धुन पछताओ, हाय हाय कर चीखो,
अष्टभुजा पद क्यों करते हो, कविता करना सीखो। कटीली झाड़ी को कौन सा अभिशाप देंगे। ये अगली कविता है। कटीली झाड़ी को कौन सा अभिशाप देंगे। सुअर को, चींटी को, ढाल को, आंसुओं को आप देंगे कौन सा अभिशाप। ये जो पहले से ही अभिशप्त हैं, ये जो किसी गिनती में नहीं आते, ये जो लगातार परित्यक्त हैं, ये जो अनदेखे किए जाते हैं, बल्कि अपशगुन की तरह देखे और दिखाए जाते हैं, इनको कौन सा देंगे आप अभिशाप। कटीली झाड़ी को कौन सा अभिशाप देंगे आप। सुअर को, चींटी को, ढाल को, आंसुओं को आप देंगे कौन सा अभिशाप। बिजली के तार को, राख को, मिट्टी के तेल को, तितहे बेल को, हिजड़े को, पिंजड़े को कौन सा अभिशाप देंगे आप। केचुए को, कौवे को, रंक को, मुर्दे को कौन सा अभिशाप देंगे आप। ये सब पहले से ही अभिशप्त हैं, ये सब पहले से ही प्रकृति और संपूर्ण मानव प्रजाति से दुरदुराए हुए हैं। इन्हें कभी अपनापन नहीं मिलता, इन्हें कभी स्वीकार नहीं मिलता। सहज स्वीकार और प्रेम प्यार की तो बहुत दूर की बात है। वरदान तो ये आपसे मांग ही नहीं सकते ऋषिवर्य, वरदान तो ये आपसे मांग ही नहीं सकते। अब बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं कि आप तो मशहूर हैं अभिशाप देने के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने जिह्वा को साध ली, वाणी में सरस्वती विराजती हैं, वे हमेशा अभिशाप देते ही क्यों पाए गए। कभी सोचा है उन्होंने वरदान क्यों नहीं दिए। सोच कर देखिए। अब ये जीव जंतु जो प्रकृति में अपनी वजह से उपस्थित है, उनकी कोई न कोई जरूरत है जो प्रकृति पुरुष ने उन्हें बनाया है। सृष्टि में उनकी अपनी उपस्थिति अनिवार्य है और उनके होने की अपनी वजहें हैं। लेकिन एक आप हैं कि वाणी सिद्धस्थ है, आपने साधना की है, बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी हैं, मनुष्य का शरीर आपको मिला हुआ है, तो बस अब और कौन सी बात है। 84 लाख योनियों के बाद आप तो वरदान देने के लिए पैदा हुए हैं, अभिशाप नहीं। लेकिन आप करते उल्टा है। आपने आज तक किसी को वरदान नहीं दिया, आप वरदान दे ही नहीं सकते, भीतर से इतने खाली और खोखले हैं। तो अंतिम पंक्तियां पूरी कविता की कुंजी है। जैसे कि कहते हैं अष्टभुजा कि केचुए को, कौवे को, रंक को, मुर्दे को कौन सा अभिशाप देंगे आप। वरदान तो ये आपसे मांग ही नहीं सकते, वे जानते हैं कि ये आपके पास है ही नहीं, आप दे ही नहीं सकते। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और ये अगली कविता। उठाया ही था पहला कौर कि पगहा तुड़ाकर भैंस भागी कहीं और। पहुंचा ही था खेत में पानी कि छप्पर में लगी आग, बिटिया चिल्लानी। आरंभ ही किया था गीत का बोल कि ढोलकिया के अनुसार फूट गया ढोल। घी का था बर्तन और गोबर की घानी, चाय जैसा पानी पिया, चाय जैसा पानी पिया, चाय जैसा पानी। मित्रों ने मेहनत से बनाई ऐसी छवि, चटक और दबावदार कविता का कवि। मित्रों ने मेहनत से बनाई ऐसी छवि, चटक और दबावदार कविता का कवि। एक हाथ जोड़ा तो टूट गया 1.5 हाथ, एक हाथ जोड़ा तो टूट गया 1.5 हाथ। यही सारा जीवन वृतांत, यही सारा जीवन वृतांत रहा दीनानाथ, यही सारा जीवन वृतांत रहा दीनानाथ। अष्टभुजा शुक्ल ने जैसे यहाँ कोई आत्म स्वीकारोक्ति की हो, किसी दंश और किसी पीड़ा की ओर इशारा कर रहे हैं। और इस आत्मप्रचार के युग में जो संकोची है, जो अपने में क्या कर सकते हैं कि जो लज्जा, संकोच और भीड़भाड़ से
लोकाचार से, दीन दुनिया के व्यवहार से और प्रचार से दूर रहता है, उसकी यही गति होती है। अष्टभुजा शुक्ल ने बड़ी ईमानदार उक्ति यहाँ पर दी है। और ये अब आखिरी कविता, पांचवी कविता, जो कविता बहुत महत्वपूर्ण है, जवान होते बेटे। इस कविता का बार बार उल्लेख साहित्य जगत में भी आता है, चिंतकों के यहाँ भी, आलोचकों के यहाँ भी। आप भी सुनो। जवान होते बेटों इतना झुकना, जवान होते बेटों इतना झुकना, इतना कि समतल भी खुद को तुमसे ऊंचा समझे। इतना झुकना कि समतल भी खुद को तुमसे ऊंचा समझे, कि चींटी भी तुम्हारे पेट के नीचे से निकल जाए, लेकिन झुकने का कटोरा लेकर मत खड़े होना घाटी में। लेकिन झुकने का कटोरा लेकर मत खड़े होना घाटी में, कि ऊपर से बरसने के लिए कृपा हंसती रहे। इस उम्र में इच्छाएं कंचे की गोलियां होती हैं। इस उम्र में इच्छाएं कंचे की गोलियां होती हैं। कोई कंचा फूट जाए तो विलाप मत करना। कोई कंचा फूट जाए तो विलाप मत करना, और कोई अगर आगे निकल जाए तो तालियां बजाते हुए चहकना कि फूल झरने लगे। सराहना, प्रशंसा, दूसरों को बढ़ाने, दूसरों का प्रोत्साहन करने का जज्बा। मेरे जवान होते बेटों, ये जज्बा कि इतना झुको कि वो आसमां है और सर झुकाए चलता है, तो इस तरह झुको कि जैसे फलदार वृक्ष झुकता है। पर मिलियाना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, कायर मत होना, पर झुको। झुकना मतलब विनीत होना, सरल होना। इस कठिन दौर में सरल होना सिखा रहा है अपने जवान बेटों को कवि। किसी को भीख न देना, किसी को भीख न दे पाना तो कोई बात नहीं। किसी को भीख न दे पाना तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की तुमड़ी मत फोड़ना। किसी परेशानी में पड़े हुए की तरह मत दिखाई देना। किसी परेशानी से निकल कर आते हुए हर तरह दिखना। आहा, बहुत बढ़िया। हम हमेशा कंप्लेन बॉक्स की तरह हमेशा समस्याओं को लेकर घिरे रहना और उसको लेकर अपने को गूढ़ गंभीर किए रहना, मुर्दंगी छाई रहे, उत्साह और चहक जीवन से मिट जाए, आपकी ऊर्जा और आपकी जो युवा शक्ति की भरपूर होश जोश वह सब खत्म हो जाए, और आप हमेशा परेशानी में घिरे हुए लोगों को दिखाई दें, कि ताकि लोग सहायतार्थ आपके करीब ना आए। ऐसा मत करना जवान होते बेटों। भीख न दे सको तो कोई बात नहीं, किसी का उपहास नहीं उड़ाना, किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना, किसी की तुमड़ी नहीं तोड़ना। कुछ इजाफा नहीं कर सकते शुद्धार्थियों, कुछ अगर बढ़ा नहीं सकते, किसी की जिंदगी में इजाफा नहीं कर सकते, कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते, उन्हें कुछ दे नहीं सकते हो सहायतार्थ, तो उनका मजाक भी मत उड़ाना। किसी परेशानी में पड़े हुए की तरह मत दिखाई देना, किसी परेशानी से निकल कर आते हुए दिखना। कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तैयार न हो। किसी परेशानी से निकल कर आते हुए की तरह दिखना, कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तैयार न हो, तो कोई लड़की तुमसे प्रेम कर सके इसके लायक खुद को तैयार करना। आहा, कोई लड़की तुमसे प्रेम करने को तैयार न हो, तो कोई लड़की तुमसे प्रेम कर सके इसके लायक खुद को तैयार करना जवान होते बेटों। कहीं से ठुकराए जाना, कहीं से निरादृत होना, कहीं से अनदेखा होना, उपेक्षित होना तो घबराना नहीं। अपने को सुपात्र बनाना, अपने को इस काबिल बनाना कि एक जगह से संभावना खत्म होती है, अगर एक जगह अगर रास्ता बंद होता दिखाई देता है, तो और कई रास्ते, कई झरोखे, कई खिड़कियां, कई दरवाजे खुल जाए तुम्हारे लिए। अनंत संभावनाओं से तुम बनो, तुम्हारा व्यक्तित्व बने। तो ये कितनी बढ़िया पंक्तियां थी कि कोई लड़की तुमसे प्यार करने को तैयार न हो, तो कोई लड़की तुमसे प्रेम कर सके इसके लायक खुद को तैयार करना जवान होते बेटों। इस उम्र में संभव हो तो घंटे 2 घंटे मोबाइल का स्विच ऑफ रखने का संयम बरतना बहुत ही मानीखेज, मैं कहूँगी कि ये बड़ी ज़रूरी परामर्श है कवि की ओर से।
इस मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में लगातार स्क्रीन टाइम इनका बढ़ता जा रहा है। लगातार ये इसी कभी लैपटॉप पर, कभी डेस्कटॉप पर, कभी अपने बस स्क्रीन पर ही होते हैं ये। तो इससे अपने को काट कर थोड़ा सा प्रकृति से जोड़कर देखो, भीतरी और बाहरी दोनों। इस उम्र में संभव हो तो घंटे 2 घंटे मोबाइल का स्विच ऑफ रखने का संयम बरतना और इतनी चिकनी होती जा रही दुनिया में कुछ खुरदुरे बने रहने की कोशिश करना। वाह, तमाम फैब्रिकेशन से, तमाम नकली और क्या कहते हैं, चमक दमक, पॉलिश्ड की हुई, सजाई हुई, बस दिखाने के लिए तैयार की गई हुई उस पूरी फैब्रिकेशन से, पूरी बनावटीपन, कृत्रिमता से अपने को बाहर रखना, खुरदुरा रखना, अपने को रॉ रखना, रफ रखना, मतलब कि जैसे हो अपनी नैसर्गिकता कायम रखना। जो नैसर्गिक गुण है तुम्हारे, जो नैसर्गिक ऊर्जा है तुम्हारी, जो नैसर्गिक युवा जोश है और होश है तुम में, उसको बरकरार रखना। फैब्रिकेशन में बह मत जाना। इस चमक दमक और इस चमकीले, क्या कह सकते हैं, स्मूथ चिकनी जो दुनिया है जिस पर कुछ भी ठहरता नहीं, ऐसे मत बनना। स्थिर और स्थायी रहना। बहुत खूब। और इतनी चिकनी होती जा रही दुनिया में कुछ खुरदुरे बने रहने की कोशिश करना। जवान होते बेटों, जवानी में न बूढ़ा बन जाना शोभा देता है, न शिशु बन जाना। बी मैच्योर। पर मैच्योर कैसा, परिपक्व कैसा, कि बुढ़ाना भी नहीं, कि हर चीज से हार गए, थक गए, थम गए, शरीर छीज गया, कमजोर हो गए, हमसे ये न होगा, अब हमसे होता ही नहीं। बुढ़ाना भी नहीं है और शिशु भी नहीं बनना। शिशु नहीं बनना मतलब वैसी गलतियां, वैसा बचपना मत अब अपने भीतर रखना कि किसी की पहचान न कर सकना, श्वेत श्याम न समझ सकना, अच्छा बुरा न समझ सकना। इतनी समझ रखना तो मैच्योर होना, परिपक्व होना, गंभीर। पर इतने गंभीर मत हो जाना कि जवानी में ही बूढ़े दिखाई दो। जवान होते बेटों, जवानी में न बूढ़ा बन जाना शोभा देता है, न शिशु बन जाना। यद्यपि बेटों, यह उपदेश देने का ही मौसम है और तुम्हारा फर्ज है कोई भी उपदेश न मानना। यहाँ बहुत बढ़िया व्यंग्य है साथियों, शोधार्थियों, कि जिसे देखो बोल रहा है, चीख रहा है, उपदेश दे रहा है, ज्ञान दिए जा रहा है। इतने सारे संतों, महात्माओं, ज्ञानियों के बीच मैं तुम्हें कोई उपदेश या कोई व्याख्यान नहीं दे रहा हूँ। कभी कभी अपने मन की भी कर लेना, दूसरों के कहे में ही नहीं, अपने रहे और सहे को समझना, पहचानना। बहुत खूब अष्टभुजा शुक्ल, बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी कविताएं मेरे और मेरे विद्यार्थियों के बीच में आपने रखी और मैंने आज इसका पाठ किया। बहुत शुक्रिया।